आप लोगों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया थैंक यू, जिन लोगों ने नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाला वीडियोज उनको मिल सके। आज हम लोग क्लास 9th के फ्रेंच रेवोल्यूशन का 1 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चन जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन तक पढ़े हैं, तो वहाँ तक का जितना भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग आज देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज पेरिस वॉज ऑन अलार्म। मतलब कौन सा दिन था जिस दिन पेरिस शहर में बहुत गहमा गहमी का माहौल था, काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी टेंशन का माहौल था। वो दिन था 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। अगला क्वेश्चन है, होम डिड द किंग कमांड टू मूव इनटू द सिटी। राजा ने किसको ये मतलब कमांड दिया था कि वो शहर के अंदर आ सकते हैं, किसको ऐसा ऑर्डर दिया था? तो वो अपने कंट्री के आर्मी ट्रूप्स यानी कि फ्रांस के आर्मी ट्रूप्स को ऐसा ऑर्डर दिया था कि वो शहर में आ सकते हैं। उनको शहर में राजा बुलाए थे, आर्मी ट्रूप्स को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट र्यूमर स्प्रेड इन पेरिस। पेरिस शहर में क्या अफवाह फैल गया था, क्या र्यूमर फैला था? पेरिस शहर में ऐसा र्यूमर फैला था सिटीजन्स के बीच में कि राजा जो है वो इसलिए सिपाहियों को बुलाए हैं, वो आर्मी ट्रूप्स को इसलिए बुलाए हैं ताकि वो सारे के सारे शहरवासी जितने भी सिटीजन्स हैं उस पर ओपन फायर करा सके, गोली चलवा के उनको जान से मार सके। इस तरह का र्यूमर जो है वो फैल चुका था, इस तरह का र्यूमर बन गया था पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपुल गैदर इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास कितने लोग जमा हुए? तो जब ये खबर फैला तो सारे लोग एक जगह जमा होने लगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 7000 मेन एंड वेमेन वहाँ टाउन हॉल के पास एक गैदर हुए, इकट्ठा हुए, कलेक्ट हुए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड दे ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग। जो पीपल एक जगह जमा हुए तो पीपल जमा होकर क्या बना है? पीपल मिलिटिया। पीपल मिलिटिया कहने का मतलब लोगों की आर्मी, सिटीजन्स की जो आर्मी थी वो एक जगह बनी। तो जो ये सिटीजन्स की आर्मी थी वो गवर्नमेंट बिल्डिंग को क्यों तोड़ रही थी, वो सरकारी भवनों को क्यों तोड़ रही थी? तो इन द सर्च ऑफ आर्म्स, मतलब हथियार और गोलेबारी के खोज में, क्योंकि अब तो उनको लगा कि हमको लड़ना है आर्मी से, तो लड़ने के लिए ये लोग इकट्ठा तो हो गए लेकिन इनके पास हथियार की कमी थी, हथियार था ही नहीं। तो फिर क्या किए लोग कि ये आर्मी ये जो जनता था, सिटीजन था, ये अपने हथियार के खोज के लिए जितने भी सरकारी भवन थे उसको तोड़ फोड़ करने लगे कि शायद उसमें हथियार मिल जाए, ऐसे थिंकिंग के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक सेकेंड, हाँ, वाई डिड, ये तो हो गया, वाई डिड अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपुल स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बास्टाइल। मतलब बास्टाइल का जो किला था, जैसे उसको बास्टाइल का किला कहते हैं लेकिन उसमें कैदियों को कैद किया जाता था, तो उसमें बहुत सारे लोग क्यों चले गए, उसके तरफ क्यों अपना रुख कर लिया? तो जनरल सा चीज़ है, वही हथियार के खोज में उसके भी तरफ चले गए लोग। उसके बाद है कि हाउ मेनी प्रिजनर्स वेयर देयर इन बास्टाइल। मतलब बास्टाइल के किला में कितने कैदी थे? तो 7 कैदी थे। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज बास्टाइल हेटेड बाई ऑल। जो बास्टाइल का किला था वो सारे लोग, जितने भी जनता के लोग थे, वो सारे लोग बास्टाइल के किला से नफरत क्यों करते थे? एक्चुअली जो बास्टाइल का किला था वो एक सिंबल था, राजा का जो निरंकुश ताकत था, डिस्पोटिक पावर था, उसका वो सिंबल था बास्टाइल का किला। दैट्स वाई एवरीवन हेट्स द फोर्ट ऑफ बास्टाइल। जो बास्टाइल का किला था उसे जितने भी सिटीजन्स थे वो लोग नफरत करते थे, ठीक है, क्योंकि वो सिंबलाइज करता था, स्टूड करता था किस चीज़ के लिए? राजा के डेस्पोटिक पावर के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु बॉट द स्टोन फ्रैगमेंट्स ऑफ बास्टाइल। बास्टाइल का किला जब तोड़ा गया तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसको कौन खरीदा? तो वैसे लोग उसको खरीदे जो इस बर्बादी को बहुत दिन तक याद रखना चाहते थे। मतलब एक कहा जा सकता है कि वो इस बर्बादी को आप कह सकते हैं हमेशा याद रखना चाहते थे। वैसे लोग जो थे वो उस किले के जो टुकड़े थे, जो किला का जो टुकड़ा था, पत्थरों का टुकड़ा था, उसको खरीदा उन लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, हु बिकम द किंग ऑफ फ्रांस इन 1774। 1774 में फ्रांस का राजा कौन बना? लुइस 16 बना। लुइस 16 जो बर्बॉन फैमिली का था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस में किस फैमिली, किस डायनेस्टी का शासन था? तो बर्बॉन फैमिली का था। तो लुइस 16 जो बर्बॉन फैमिली का था वो जो है 1774 में वहाँ का शासक बना। जिस समय लुइस 16 वहाँ का शासक बना था उस समय उसका एज जो था 20 ईयर्स था। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि जो लुइस 16 थी उसकी वाइफ का नाम क्या था, ठीक है, और वो कहाँ की, किस जगह से बिलोंग करती थी, ठीक है, मतलब उसका
मतलब ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आ सकता है वो कि कहाँ से बिलोंग करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑन हिज एक्सेशन व्हाट डिड ही फाइंड, मतलब कि जब राजा ताज पहना तो उस समय उसको क्या पता, मतलब वो क्या देखा, मतलब उसको क्या मिला। देखिए, जिस समय राजा ताज पहना था उस समय जो मतलब राजकोष था, जो आपको कहा जा सकता है ट्रेजरी था, वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था, क्योंकि उससे पहले लुइस 15 और लुइस 14 जो थे वो काफ़ी सारा लड़ाई लड़े थे। तो उस लड़ाई को लड़ने में धन तो बर्बाद हुआ ही, उल्टे फ्रांस जो है कर्जे में आ गया था। तो इस वजह से जब लुइस 16 जब राजा बना तो उस समय फ्रांस का जो राष्ट्रीय कोष था, जो राजकोष था, बिल्कुल खाली था। ठीक है, एम्प्टी ट्रेजरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, होम डिड फ्रांस हेल्प अंडर लुइस 16 टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। लुइस 16 किसको मदद किया था इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ाद होने में किसको मदद किया था। तो लुइस 16 जो है अमेरिका का मदद किया था इंडिपेंडेंस पाने में। किससे? ब्रिटेन से आज़ाद होने में अमेरिका का मदद किया था लुइस 16। अगला क्वेश्चन है, इससे हुआ क्या था, लुइस 16 जब ये अमेरिका का मदद किया तो इस लड़ाई के वजह से फ्रांस जो है और कर्जे में आ गया, क्योंकि कहीं भी लड़ाई होता है तो एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने लगता है। तो आदमी या तो पैसा पहले का है तो ख़त्म हो जाएगा, अगर पहले का नहीं है तो कर्ज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टर्म ओल्ड, व्हाट डू यू मीन बाई द टर्म ओल्ड रेजाइम। ओल्ड रेजाइम का मतलब क्या है। तो देखिए, आप कह सकते हैं जो फ्रांस था 1789 से पहले का जो फ्रांस था, फ्रांस की सोसाइटी थी, उसको ओल्ड रेजाइम कहा जाता था। ठीक है, फ्रांस की सोसाइटी को, वहाँ के इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते थे 1789 से पहले का, उसको हम लोग ओल्ड रेजाइम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीजेंट्स वेयर देयर इन फ्रांस, मतलब फ्रांस में लगभग कितने पीजेंट्स थे। तो 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वॉज पीजेंट। पूरे पॉपुलेशन के 90% लोग जो थे वो पीजेंट थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म टिथेस, मतलब TITHES फ्रेंच टर्म है, टिथेस ही बोलते हैं, टिथ्स या टिथेस ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या था, तो जो टिथेस था एक टैक्स था जो कि चर्च लगाता था कॉमन पीपल पे, उसको टिथेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु आर द मेंबर ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के मेंबर कौन थे। तो पहले समझ लीजिए कि जो वो 1789 का समय था उसमें पूरा का पूरा फ्रांस का सोसाइटी जो था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, जो फादर और ये सब जो चर्च से जुड़े होते हैं। सेकंड में आते थे नोबल पीपल और थर्ड में आते थे कॉमन मैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज टाइल। टाइल क्या था। तो टाइल एक डायरेक्ट टैक्स था, टाइल वाज अ डायरेक्ट टैक्स। हु हैड द बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑफ द स्टेट। जो स्टेट यानी कि जो राज्य का टैक्स था, या जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी टैक्सेस लगते थे वो टैक्स कौन पे करता था। तो वो सारे के सारे जो टैक्स थे वो थर्ड स्टेट पे करते थे, थर्ड स्टेट के लोग, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कभी कोई टैक्स पे नहीं करते थे। थर्ड स्टेट के लोगों को ही मैक्सिमम टैक्स जो होता है थर्ड स्टेट के लोगों को ही पे करना पड़ता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1715, मतलब 1715 में फ्रांस का जनसंख्या कितना था। तो फ्रांस का जनसंख्या था 23 मिलियन और 1789 में फ्रांस का जनसंख्या था 28 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेपल फूड फॉर द पीपल ऑफ फ्रांस। फ्रांस के लोगों के लिए स्टेपल फूड क्या था। तो जो ब्रेड है वो स्टेपल फूड था फ्रांस के लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस तो है, इसका मतलब किसी ना किसी तरह का कमी है। तो आप समझ सकते हैं वैसा कमी जब आदमी के पास जीवन जीने का, जो जीवन का बेसिक जरूरत है, खाने पीने का भी कमी हो जाए, इस तरह के क्राइसिस को हम लोग खाने पीने पहनने का, ये जो बेसिक जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान, इन तीनों पर भी कमी आ जाए, इन तीनों पर भी दिक्कत आ जाए, वैसे क्राइसिस को हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ फिलोसोफर्स थे, उन फिलोसोफर्स की फिलॉसफी के बारे में, जैसे कि व्हाट आइडिया डिड मॉन्टेग्यू गिव। जो मॉन्टेग्यू थे वो क्या आइडिया दिए थे। तो मॉन्टेग्यू बोले थे कि जो पावर होता है, मॉन्टेग्यू का क्या आइडिया था कि जो पावर होता है उसको डिवाइड कर देना चाहिए लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, तो इस बहुत सारे फिलोसफर्स का आइडिया आ सकता है कि किनका क्या आइडिया था, उनका क्या आइडिया था। इस तरीके से अलग अलग फिलोसफर्स का अलग अलग आइडिया है जो कि आ सकता है क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन है,
व्हेन वाज द लास्ट टाइम मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल कॉल्ड, जो स्टेट जनरल का मीटिंग था वो लास्ट टाइम कब बुलाया गया था? तो सबसे आखिरी में 1789 से पहले जो बुलाया गया था वो लास्ट टाइम 1614 में बुलाया गया था स्टेट जनरल का जो मीटिंग है। तो स्टेट जनरल का मीटिंग क्यों बुलाया गया था? जैसे कि देखिए, आपको बताएं कि 20 साल की उम्र में जब वो राजा बना लुइस 16, तो जब राजा बना तो उस समय ट्रेजरी पूरा खाली था, तो वो सोचा कि क्यों ना कुछ टैक्सेस बढ़ा दे। तो टैक्स ऐसे नहीं लोग बढ़ा सकते थे, वहाँ फ्रांस का ओल्ड रेजाइम जो है, मतलब 1789 से पहले का जो फ्रांस है, वहाँ का रूल था कि टैक्स बढ़ाने से पहले एक स्टेट असेंबली बुलाना पड़ता है, वहाँ पे इसको डिस्कस किया जाता है और उसके बाद ही टैक्स बढ़ता है। तो वही स्टेट असेंबली किस लिए बुलाया गया था? सॉरी, स्टेट जनरल, स्टेट असेंबली नहीं, स्टेट जनरल क्यों बुलाया गया था? ताकि टैक्स के बारे में डिस्कशन किया जा सके। इससे पहले 1789 से पहले लास्ट टाइम जो टैक्स का डिस्कशन हुआ था वो 1614 में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड लुइस 16 कॉल द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, मतलब लुइस 16 जो है स्टेट जनरल का मीटिंग कब बुलाया? तो वो बुलाया था 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को बुलाया था। और जितने ये मीटिंग कहाँ पे हो रहा था, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे ये मीटिंग हो रहा था। तो पेरिस से थोड़ा सा दूर एक शहर है वर्साइल्स, मतलब आप कह सकते हैं बड़ा शांत सा शहर से दूर। तो वो जो वर्साइल था वहाँ पर एक बहुत बड़ा किला था, पैलेस। उस पैलेस में एक बहुत शानदार हॉल था, उसी हॉल में ये मीटिंग हो रहा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स डिड द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंड। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव आए थे? तो फर्स्ट स्टेट से आए थे 300, सेकंड स्टेट से आए थे 300 और थर्ड स्टेट से आए थे 600। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया। और जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स थे वो आमने सामने ऐसे फेस टू फेस करके बैठे थे और थर्ड स्टेट के मेंबर पीछे खड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो कौन थे? जनरली जो थर्ड स्टेट का जो कॉमन पीपुल में जो लोग पढ़े लिखे लोग थे और काफ़ी धनी थे, कॉमन पीपुल में भी कुछ लोग धनी थे क्योंकि समुंदर पार का व्यापार उस समय हो रहा था, लोग जितना भी ओवरसीज बिजनेस बहुत सारा हो रहा था। तो जैसे कैसे हमारे कंट्री में भी लोग समुंदर पार करके ही तो आए थे, जो अंग्रेज थे या फ्रेंच भी आए थे, इवन डच, पोर्टुगीज जो भी आए थे हमारे कंट्री में समुंदर पार से ही आए थे और बिजनेस के लिए आए थे, तो ट्रेड के लिए आए थे। तो उस मतलब वो समुंदर पार के व्यवसाय में थर्ड स्टेट